हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार जो है वो जून जुलाई में एसपी टैट का एग्ज़ाम जो है वो देने वाले हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका किसी न किसी वजह से जो पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो क्रैक नहीं हो पाया है और वो कमीशन के लिए या फिर आगे और भी एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं हो पाए हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अ, यहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं ढूंढ ढूंढ के लेके आती हूँ और ये सभी क्वेश्चंस पी-वाई-क्यूज होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पिछले एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो टैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हो, नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी ही आने वाला है टैट का, तो आपने बिल्कुल तैयारी अपनी शुरू रखनी है और मतलब कि तैयारी करते रहना है अपने। जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास का जो टॉपिक है वो रहेगा भारत का संविधान और संसदीय प्रणाली। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके रिलेटेड हम आज के क्लास में क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इसमें केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, इसमें मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, संसद की संरचना है और पंचायती राज व्यवस्था। इन ये जितने भी टॉपिक है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एसएसटी के टॉपिक है ये। तो इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में जो 30 पीवाईक्यूज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो इसी से रिलेटेड हैं। तो आपने क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। और आपको क्लास कैसी लगी आपने एंड में मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। क्लास को अगर आपको अच्छी लगती है 1% भी तो आपने क्लास को लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। आज की क्लास आपने देख ही लिया कि टॉपिक क्या क्या है। फंडामेंटल राइट्स हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हैं, संसद की संरचना है, पंचायती राज व्यवस्था है। ये सभी टॉपिक जो है वो हम आज की क्लास में इन 30 एमसीक्यूज में या पीवाईक्यूज में जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को तैयार करने वाली जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय संविधान को तैयार करने वाली जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष आपने बताने हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो संविधान बना था या संविधान को बनाने की जो एक मांग चली थी वो कौन सी योजना के तहत, यानी कि किस मिशन के तहत उसको पास किया गया था। तो वो कैबिनेट मिशन था जो 1946 में जो था वो आया था। और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही जो संविधान सभा को बनाने का या संविधान का जो प्रारूप तैयार करने की जो सिफारिश थी वो की गई थी। तो अब होता ये है कि 9 दिसंबर 1946 को ये होता है कि पहली बैठक ली जाती है संविधान सभा की। उसमें बहुत सारे जो एक राष्ट्रीय नेता थे, बहुत बड़े बड़े जो नेशनल लीडर्स थे, सभी ने भाग लिया। और उस सभा में ये हुआ कि उस सभा में किसी को भी अध्यक्ष जो था वो नहीं चुना गया था अभी तक। लेकिन वहां पर ये डिसाइड किया गया कि इस सभा का जो सबसे एक ओल्ड व्यक्ति रहेगा, ओल्ड एज, उसको हम अध्यक्ष आज की सभा के लिए बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्री डिसाइड नहीं था कि हम किसको अध्यक्ष बनाएंगे। तो उस समय जो निर्णय लिया गया कि सबसे जो ओल्ड इस सभा के जो मैच्योर और ओल्ड जो व्यक्ति हैं उनको हम जो है वो इस सभा का अध्यक्ष बनाएंगे। तो उस टाइम पर जो अस्थायी रूप से, ठीक है, टेम्परेरी एक अध्यक्ष चुने गए, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आपने याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को 1946 में ये बैठक हुई थी, पहली बैठक। ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये भी आपने याद रखना है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद अब ये हुआ कि उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को। उसके बाद ये होता है कि 11 दिसंबर को दूसरी बैठक जो है वो ली जाती है, उसके 2 दिन बाद ही, 9 दिसंबर के 2-3 दिन के बाद ही जो ये बैठक है वो दूसरी ली जाती है। और दूसरी बैठक में ये डिसाइड किया जाता है कि हमें
एक परमानेंट अध्यक्ष जो है वो चुनने होंगे, ठीक है। हमें जो है एक स्थायी अध्यक्ष इस सभा के लिए चुनने होंगे, तो वो उस सभा में 11 दिसंबर वाली सभा में चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो 11 दिसंबर वाली जो एक मीटिंग थी उसमें चुन लिए गए, ठीक है। अब प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो हमारे संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं, संविधान के जनक भी कहे जाते हैं, और संविधान के सबसे पावरफुल व्यक्ति जो कहे जाते हैं, देश के प्रथम कानून मंत्री कहे जाते हैं, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी, ठीक है। तो एक मतलब बहुत बहुत पूज्य और बहुत मान्य व्यक्ति गण थे ये, ठीक है। तो V.R. अम्बेडकर जी जो थे उनको जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने जरूर याद रखना है, बहुत बार ये पूछा जाता है। संविधान सभा का निर्माता इनको कहा जाता है, संविधान का जनक इनको कहा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। बाकी संविधान सभा का अगर पूछा जाता है तो वहां पर आपने दो नाम याद रखने हैं, अस्थायी का भी और स्थायी का भी, ठीक है। वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान को जो अध्यक्ष थे वो तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो वो सिर्फ संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। यहाँ पर प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, तो उसके जो अध्यक्ष थे V.R. अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद था जो समानता के अधिकार से संबंधित था, ठीक है। अब समानता के अधिकार की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक यहाँ पर सबसे पहले ही बताया गया है फंडामेंटल राइट वाला, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का ये क्वेश्चन है, और जो राइट टू इक्वालिटी है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी जो है ये फंडामेंटल राइट है हमारा, तो ये आर्टिकल 14 टू 18, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में ये आता है, ठीक है। 14 से 18 के बीच में जितने भी हमारे आर्टिकल आते हैं वो सभी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं, ठीक है, समानता के अधिकार के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। अभी यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य पूछा गया है, तो लोकसभा के जो सदस्य बन सकते हैं उनकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। जो 25 साल का जो व्यक्ति है केवल वही जो है वो लोकसभा का सदस्य जो है वो बन सकता है, ठीक है। उसके कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो लोकसभा के सदस्य बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान को किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है। तो संविधान में आपको पता है हमारा भारत का संविधान जो है एक तरह से बहुत विस्तृत संविधान है, एक तरह से लचीला संविधान है। ऐसा नहीं है कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि संविधान सभा के द्वारा कोई चीज मिस हो गई है, बहुत ज्यादा जरूरी है, देश के हित के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, तो उसको संशोधित करके आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा बदलाव जो है वो कर सकते हो। उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते उस चीज को, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव जो है वो कर सकते हो। तो एक संविधान संशोधन हुआ था, एक संविधान बनने के बाद एक अमेंडमेंट की गई थी, एक संशोधन किया गया था, जिसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहा जाता है। तो उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 42 अमेंडमेंट थी, ठीक है, जो 42वां संवैधानिक संशोधन था ये, और ये 1976 में हुआ था, ठीक है। 1976 में ये जो संशोधन था वो हुआ था, 42वां संवैधानिक संशोधन, और इसको लघु संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। ये संवैधानिक संशोधन संशोधन जो था इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में, ठीक है। तो प्रस्तावना जो है उसको एक कुंजी कहा जाता है संविधान की, ठीक है। संविधान का एक दृश्य कहा जाता है कि संविधान का एक हार्ट है ये, ठीक है। संविधान का हार्ट कहा जाता है इसको, प्रस्तावना को, ठीक है। कुंजी कहा जाता है। बहुत सारे जो विद्वान थे उन्होंने उसको संविधान की कुंजी भी कहा था प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में ये संशोधन किया गया था, ठीक है। तो ये जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था इसको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो ये प्रस्तावना का पहला जो संवैधानिक संशोधन था ये था, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द क्या थे, वो था, पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा शब्द था धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा शब्द जो था वो अखंडता, ठीक है। तीनों ही शब्द जो थे 1976 में ये जोड़े गए थे, और प्रस्तावना में ये पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था। इसीलिए इसको, इस संवैधानिक संशोधन को लघु
संविधान जो है वो कहा जाता है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसमें नोट डाउन करके ज़रूर रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है जो एक संविधान को सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है इसको भी मैं आपको बताती हूँ, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर उत्तर में आपको दो उत्तर दिख रहे होंगे कि अनुच्छेद 32 भी है जिसका नाम ये है और प्रस्तावना भी है। तो आपने ये समझना है कि संविधान की आत्मा जो है, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा वी आर अम्बेडकर जी, तो जो वी आर अम्बेडकर जी थे वो ये मानते थे कि संविधान की जो आत्मा है वो अनुच्छेद 32 है, ठीक है। वी आर अम्बेडकर मानते थे कि जो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल जो है वो संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो ये मानते थे। और जो अन्य विद्वान थे वो ये मानते थे कि संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना है, ठीक है। जो प्रियम्बल है उसको संविधान की आत्मा मानते थे, लेकिन जो संविधान के जनक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, वो ये मानते थे कि आर्टिकल 32 जो है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है उसको ये संविधान की आत्मा मानते थे। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूजन नहीं होना है, ऑप्शन के आधार पर आपने देख लेना है कि ऑप्शन में आपसे किस प्रकार के ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। अगर प्रस्तावना और आर्टिकल दोनों ही दिए गए हैं तो आपने क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर वहां पर ये पूछा गया हो कि जो वी आर अम्बेडकर जी थे वो किस अनुच्छेद को जो थे वो संविधान की आत्मा मानते थे, तो आपने आर्टिकल 32 चूज करना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता था तो आपने प्रस्तावना ही चूज करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये डिफरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और एस्पिरेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन अगर उनको आता भी हो तो फिर भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटा सा डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा मानते थे, लेकिन बाकी विद्वानों का कहना था कि प्रस्तावना जो है, जैसे के एम मुंशी इसमें आते हैं, तो उनका ये मानना था कि संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना है, ठीक है। प्रियम्बल जो है वो संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो ये आपने कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर कर लेना है अपना, और अपनी नोट्स बनाते हो तो वहां पर जरूर आपने ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग करके लिख लेना है, ठीक है। और ऑप्शन में भी एग्जाम हॉल में भी कंफ्यूज नहीं होना है, इस क्वेश्चन को देखकर ऑप्शन देख लेने हैं कि किस आधार पर ये ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो हमने एक क्लास में पीछे भी पढ़ा था। अगर आपने पिछली क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो उन क्लासेस को भी जाकर जरूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उन क्लासेस को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई नॉन जो है वो टैट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ भी उस क्लास को शेयर कीजिए, उन क्लासेस को। और इस क्लास को भी आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ताकि जो मोटिवेशन है वो मुझे मिल सके और इसी तरह की और भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आते रहूं। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमने पिछली एक क्लास में भी पढ़ा था कि जो पंचायती राज है वो वहाँ कहाँ पर सबसे पहले लागू किया गया था। तो ये राजस्थान में ये सबसे पहले लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले जो था वो पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो लागू की गई थी। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, किस संशोधन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। अभी हमने 42 जो अमेंडमेंट है वो पढ़ा, उसको मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसके द्वारा जो था वो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो था वो मिला था। तो वो 73वां संवैधानिक संशोधन था, ठीक है। 73 जो नंबर का संशोधन था, अमेंडमेंट थी, उसमें पंचायती राज व्यवस्था को जो था वो संवैधानिक दर्जा जो था वो दिया गया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है इसी तरह से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो मैं पिछली एक क्लासेस में आपको बता भी रही थी कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफा देना होगा तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे देश में भी हुआ था पीछे, जैसे कि हमारे जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने किसी कारण की वजह से जो धनखड़ जी
थे, उन्होंने अपनी किसी कारण की वजह से इस्तीफा दे दिया था, तो उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा होगा, ठीक है? राष्ट्रपति जो उस समय भारत के राष्ट्रपति होंगे, उनको अपना इस्तीफा जो था वो सौंपा होगा। अच्छा, आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि हमारे जो भारत देश है, उसके जो धनखड़ जी के बाद इस्तीफा देने के बाद जो हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं, वो कौन बने हैं, ठीक है? तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि कौन बने हैं, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करना है इस क्लास के ऊपर और बताना है कि कौन जो है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति इस टाइम पे हैं, ठीक है? वर्तमान में कौन हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है? तो अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा, राष्ट्रपति अगर रेजिग्नेशन करते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा जो है वो सौंपते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के जो दोनों सदन हैं, उनकी संयुक्त बैठक जो है, उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करते हैं, ठीक है? स्पीकर जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है? कौन करते हैं? स्पीकर जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है? लोकसभा के दोनों सदन जो हैं, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, उसके अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी जो है उसके संविधान के किस भाग में है? तो डीपीएसपी से रिलेटेड मैंने एक क्लास पीछे जैसे डाली हुई है अपने चैनल पर। अगर आप उनको समझना चाहते हो कि ये क्या है, इनसे रिलेटेड कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पर ये सर्च कीजिए डीपीएसपी और वहाँ पर आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझाया गया है। अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है और उम, ये क्यों हमारे देश के लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, ये किस भाग से लिए गए हैं? भाग नंबर 4 से लिए गए हैं, ठीक है? भाग 4 से ये लिए गए हैं और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, वो दिए गए हैं, ठीक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है, वो हमारे मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में ये नीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी जो है वो दिए गए हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो आपने भाग 3 भी याद रखना है, मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तत्व भी लिखा गया होता है बहुत एग्ज़ाम में, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सिद्धांत और तत्व जो है वो एक ही चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए हैं? अच्छा, हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान जब मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान बनने की बात शुरू हुई थी कि भारत जो है अब आज़ाद होने की कगार पर है और आज़ादी भारत चाहता है, तो वहाँ पर संविधान बनाने की जब बात चली थी, तो वहाँ पर ये डिसाइड नहीं था कि हम अपने इतने बड़े देश का संविधान जो है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो जो मैच्योर एक राष्ट्रीय नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर देश के संविधान को उठाया और जहाँ से जिस भी देश के संविधान से जो चीज़ अच्छी लगी, वो चीज़ जो थी अपने संविधान में ऐड कर ली, ठीक है? तो भारत में आपको पता है, भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसका संविधान जो है लिखित रूप में सबसे ज़्यादा विस्तृत संविधान है, ठीक है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है कि विश्व में सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत देश का ही है, ठीक है? तो मैं आपको बता रही थी कि जो भी जिस भी देश से जो चीज़ अच्छी लगती थी, वो भारत में अपने अपने संविधान में ऐड कर ली थी। तो मौलिक अधिकारों वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो भारत ने कौन से देश के संविधान से लिया था, ठीक है? कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो मौलिक अधिकारों वाला कॉन्सेप्ट उसको अच्छा लगा था, जो हमने अपने देश के संविधान में ऐड कर लिया था। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से ये लिया गया था और बहुत इम्पोर्टेंट था ये हमारे देश के लिए और नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए हैं, ताकि किसी की भी स्वतंत्रता का, समानता का, उनकी इच्छाओं का जो है वो हनन ना हो सके, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूएसए से मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। आपको पता है हमारे देश में 3 सूचियाँ बनाई गई थी, ठीक है? 3 सूचियाँ बनाई गई थी, संघ सूची उसके बाद थी राज्य सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। संघ सूची जो है उसमें जो केंद्र है वो कानून बनाएगा या केंद्र ही उसकी जो है वो उसकी पावर वहाँ पर चलेगी, ठीक है? उसके बाद आती है राज्य सूची जो राज्यों के लिए बनाई गई थी कि राज्य अपने हिसाब से वहाँ पर कानून बना सकते हैं और तीसरी सूची को रखा गया था समवर्ती। कुछ ऐसे विषय थे जिनको समवर्ती सूची में रखा गया था जिसके ऊपर संघ भी कानून बना सकता है यानी कि केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है? तो ये जो समवर्ती सूची थी, जो उसमें राज्य और केंद्र को बराबर का अधिकार जो था वो दिया गया था, ठीक है? तो समवर्ती सूची को कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनके ऊपर राज्य भी अपना मतलब पावर दिखा सकते हैं और केंद्र भी अपनी पावर दिखा सकते हैं। तो शिक्षा जो है उसको उसी विषय में रखा गया है जहाँ पर राज्य और केंद्र जो है दोनों का ही बराबर अधिकार रहता है कि शिक्षा को लेकर अगर कोई बदलाव करना है, कोई मतलब अच्छी जो चीज़ करनी है लगता है राज्य को, केंद्र को, तो वो दोनों
दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया था, पहले इसको केवल राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको समवर्ती सूची में कन्वर्ट जो था वो कर दिया गया था। ये आपने याद रखना है, समवर्ती सूची में शिक्षा के विषय को रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन बने थे। अच्छा, हमारा भारत देश आजाद हो गया, अब भारत में बारी आती है चुनावों की। तो चुनाव कब हुए थे भारत में पहली बार, ये भी चलो अच्छा मैं ये बता देती हूँ कि आपने मुझे पक्का पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला कमेंट जरूर करना है, ठीक है। भूलना नहीं है बिल्कुल भी। क्लास के अगर आप क्लास देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि उपराष्ट्रपति भारत के कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ही बता देती हूँ कि भारत में जो पहले चुनाव हुए थे वो 1951 से 52 में हुए थे, ठीक है। 52 में ये चुनाव हुए थे भारत देश आजाद होने के बाद। तो जो चुनाव अध्यक्ष बने थे, चुनाव आयुक्त बने थे, ठीक है, वो कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है। तो आपने भारत देश में जितने भी पहले कोई भी व्यक्ति अगर नियुक्त हुए हैं उनको आपने जरूर याद रखना है। जैसे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री आपको पता होने चाहिए, भारत के पहले राष्ट्रपति पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति पता होना चाहिए, भारत के पहले कानून मंत्री पता होने चाहिए, मतलब कि हर हर कुछ, ठीक है। तो भारत का जो प्रथम है वो किसी मतलब आपसे एग्जाम में कुछ भी जो एग्जामिनर है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैक्सिमम तो यही मेन मेन टॉपिक ही पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति पूछ लिए गए, चुनाव आयुक्त पूछ लिए गए, ठीक है। तो ये पहली महिला जो जितनी भी अधिकारी बनी है वो पूछ ली गई, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। तो युक्त आपने याद रखनी है। अभी यहाँ पे सुकुमार सेन है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इस तरह की भी कोई क्लास लेके आऊँ कि जिसमें मैंने ऐड किया हो कि भारत में पहला व्यक्ति जो था वो कौन बने थे, ठीक है, पहले नंबर पर, तो वो भी उस तरह की क्लास भी मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं इस तरह की क्लास जो है वो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमारे मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 तक के आर्टिकल में है, ठीक है। तो 12 से लेकर 35 तक जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है। तो भाग 3 में है, ये भी आपने याद रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? ताकि जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो आपके एकदम से माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। कई बार होता है कि हमने वीडियो को लिखा नहीं होता है, हम नोट्स नहीं बनाते हैं, हम जल्दी में होते हैं, हम सिर्फ केवल वीडियो को सुनते हैं। तो जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, एग्जामिनर के सामने हमारे जो मतलब ऐसे होता है कि क्या होगा इस उत्तर, तो हमें एकदम से याद आ जाती है कि हमने कहीं ना कहीं इस ऑप्शन को सुना था, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपके सामने कि आपको याद रखे। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, और ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारे पास पहले जब हमारा देश का संविधान बना था तो ये 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। 7 मौलिक अधिकार जो थे वो दिए गए थे, ठीक है। 12 से 35 तक हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, फंडामेंटल राइट दिए गए थे हर भारत के हर नागरिक को। तो हुआ ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान जो था वो लचीला बनाया गया था, ठीक है। भारत के संविधान को ऐसा टफ नहीं बनाया गया था, ऐसा एक तरह से मतलब कि ऐसा डिजाइन नहीं किया गया था कि उसमें संशोधन ना किया जा सके कि हाँ जो एक बार हमने लिख दिया वही एक कागज की लकीर मानते हैं जिसको, तो वो होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसमें उसको लचीला रखा गया कि अगर हमें लगता है कि कोई चीज ऐड करनी है या किसी चीज को हटाना है, किसी का नुकसान हो रहा है उस चीज से, तो हम उसको हटा भी सकते हैं और हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो एक अमेंडमेंट की गई, एक संशोधन किया गया जिसमें ये लगा कि जो संपत्ति का अधिकार है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोग जो है वो संपत्तियां भर भर के रख रहे हैं, भाई ये हमारा अधिकार है, ऐसा बोल के कि ये हमें संविधान में राइट मिला हुआ है कि हम जितनी मर्जी संपत्ति भर सकते हैं। तो अगर संविधान को, जो संविधान के जितने भी सदस्य थे, यानी कि जो राष्ट्रीय नेता थे, जिनको लगा कि संविधान में इस अधिकार का जो है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बाद इस अधिकार को हटा दिया गया और इस अधिकार को 301 के तहत कानूनी अधिकार जो था वो बना दिया गया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि ये 44वां संवैधानिक संशोधन था जो 1978 में हुआ था, जिसमें संविधान संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हटा दिया गया था, और इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार जो था वो बना दिया गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 44वां संवैधानिक संशोधन था जो 1978 में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये जो संवैधानिक, ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये किस किस आर्टिकल में था जो हटाया गया था? तो जो मौलिक अधिकारों की लिस्ट है उसमें ये किस
आर्टिकल में था, ये 31 आर्टिकल में था। जैसे कि 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो 31 में ये संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। तो इसको बाद में हटा दिया गया था, वहां पर 31 आर्टिकल को बिल्कुल बंद कर दिया गया था कि ये जो संपत्ति का अधिकार है इसका हनन हो रहा है, इसका जो है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां से इसको हटा दिया गया था बाद में, ठीक है। तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अब तो आप। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक मैंने अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। जिसमें जो था वो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इस सभा का, क्योंकि वो सभा के सबसे बुजुर्ग आप कह सकते हो, सबसे ओल्ड एज कह सकते हो वो व्यक्ति थे, ठीक है। तो एक तरह से उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था और ये बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो है 65 ईयर, ठीक है। 65 वर्ष की आयु में जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीश, उनके जज जो है वो सेवानिवृत्त होंगे, ठीक है, रिटायर्ड होंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अच्छा, अब क्वेश्चन था कि राज्यपाल की जो राज्यपाल है उसको सेम वही पावर मिली हुई है जो केंद्र में राष्ट्रपति को मिली हुई है, ठीक है। जो केंद्र में राष्ट्रपति को पावर दी गई है वही पावर जो है वो राज्य में एक राज्यपाल को दी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी भी, अगर वो किसी भी राज्य का राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों का संगठन जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 40 में वर्णित है। और हमने अभी क्वेश्चन ये भी पढ़ा कि पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा था पंचायती राज व्यवस्था को, वो कब दिया गया था। तो वो आर्टिकल 73 में दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। अभी हमने पीछे लोकसभा की न्यूनतम आयु पढ़ी थी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष बताई गई थी। और यहाँ पर राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, जो मेंबर बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसमें 5 वर्ष कम थी और इसमें 5 वर्ष उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, 25 और 30, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल जो था वो लगाया जा सकता है। तो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाई जा सकती है। तो अनुच्छेद 360 यानी कि 360 के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को अंगीकृत, अडॉप्ट जो था वो कब किया गया था। तो भारत के संविधान को जो अंगीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, वो 26 नवंबर 1946 में किया गया था। लेकिन यहाँ पर भी एक एक कंफ्यूजन है, एक ट्विस्ट है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो कंफ्यूजन में हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट उनके लिए हो जाती है कि संविधान को हमने पढ़ा था कि 1946 में जो था वो अडॉप्ट किया गया था, लेकिन वहां पर तो ऑप्शन में 1949 है ही नहीं, तो हम क्या उत्तर चूज करें। तो ये संविधान जो था वो बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है, संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। दिवस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये बनकर तो तैयार हो गया था 1949 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, 1950 में, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में इसको जो था वो लागू किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि 1949 में ये अडॉप्ट हो गया था, बन गया था, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी वाला दिन जो था उसको, जो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस दिन को चुना गया था कि हम अपना देश का संविधान जो है उसी दिन 26 जनवरी वाले दिन ही लागू करेंगे, ठीक है। उसी वजह से 26 नवंबर को केवल कुछ
केवल कुछ आर्टिकल को जो था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे जो बाकी जो आर्टिकल थे संविधान को जो लागू किया गया था पूरी तरह से, वो 1950 में किया गया था, 26 जनवरी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत कंफ्यूजन एस्पिरेंट्स को होती है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। तो संसद के 2 सत्र जो हैं, यानी कि 2 मीटिंग्स जो हैं, उनके बीच में लगभग 6 महीने का ही जो अंतराल है वो हो सकता है। उसके ज़्यादा अगर होता है तो वहाँ पर ये बताना पड़ता है कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो संसद के दोनों सत्रों की अध्यक्षता मैंने आपको बता दिया कि स्पीकर करता है, और 6 महीने के अंतराल के बीच में ये बैठकें होती रहती हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो जो संविधान की जो 8th अनुसूची है, जो 8वीं अनुसूची है, उसका संबंध जो है वो किससे है, तो उसका संबंध आधिकारिक भाषाओं से है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता दी गई है भारतीय संविधान के में। यहाँ से क्वेश्चन 2 बन गए हैं वैसे आपसे आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो टोटल 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता प्राप्त है, और इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वो आधिकारिक भाषाएं घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, फंडामेंटल राइट की हम बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर कर्तव्य, अगर राइट दिए गए हैं तो ड्यूटीज भी दी जाएंगी। ठीक है, अगर संविधान में आपको राइट दिए गए हैं किसी नागरिक को, तो बहुत सारी ड्यूटीज भी दी गई हैं। ठीक है, तो हमारे हमारे राइट जो बचे हैं वो 6 बचे हैं, 7 थे पहले, उसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब 6 ही बचे हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो ये भी दी गई है। ये पहले 10 भी दी गई थी, बाद में एक और जोड़ दी गई थी। तो अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो दी गई हैं, ये किस समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। कौन सी समिति ने ये कहा था कि अगर राइट है तो ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो ठीक है, कौन सी समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था अमेंडमेंट करके। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसके द्वारा इसको फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। पहले मूल संविधान में ये ड्यूटीज जो थी वो नहीं ऐड की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जो है, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो केवल किस सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अविश्वास का प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा के सदन में ही लाया जा सकता है। वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है उसका गठन कौन करता है। तो फाइनेंस कमीशन जो है उसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन जो है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल विरोधी कानून। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून जो है किस अनुसूची में शामिल है। तो ये 10वीं अनुसूची में शामिल है कि दल विरोधी जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया कि 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं का आधिकारिक दर्जा जो है वो दिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के देख लीजिए, मैंने बोला आपसे कि पहले ही पहले पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री पूछे गए हैं। ठीक है, जो पहले गृह मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था। तो नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो 74वां संवैधानिक संशोधन जो था उसके द्वारा मिला था। 73वें में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था, और 74th यानी कि 74वें में जो था वो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा जो था वो मिला था। ठीक है, नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का कि भारत में पहली बार आपातकाल जो था वो कब घोषित किया गया था। तो 360 में हमने अभी पढ़ा पीछे की 360 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लग सकता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा हो सकती है। तो भारत में पहली बार जो आपातकाल लगा था वो 1962 में लगा था, जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। ठीक है, भारत और चीन का 1962 में जब युद्ध हो रहा था, उस टाइम पे जो है वो आपातकाल की घोषणा जो थी वो की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य के से संबंधित था। ठीक है, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो संविधान का जो आर्टिकल 370 है ये किस राज्य से संबंधित था, जिसको 2019 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो था वो समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। इनको समाप्त इसको 370 को कर दिया गया था। तो ये किस राज्य से संबंधित था।
ये संबंधित था जो अब निष्प्रभावी हो चुका है, ठीक है, 370, ठीक है। तो ये जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड था, ठीक है, जम्मू और कश्मीर से ये रिलेटेड था कि 370 वहां पर धारा जो थी वो लगी हुई थी, ठीक है। तो वहां पर अब इस धारा को निष्क्रिय यानी कि समाप्त कर दिया गया है 2019 में। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। आपने क्लास को एंड तक ज़रूर देखा है। आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है एक होमवर्क के रूप में। आप मुझे उपराष्ट्रपति, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उसको उनके नाम को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह की और भी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास आती है आपका उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।